नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज इस खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका GNN 24/7 में और हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप एक चिकित्सक हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन उसके बाद आप अध्यक्षा बनी चाइल्ड राइट्स के। ये शुरुआत कैसे हुई, जर्नी कैसे शुरू हुई? आई थिंक ये जर्नी मेरा जो चिकित्सक के रूप में मैंने अपनी स्पेशलिटी का जब चुनाव किया तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। मैं बच्चों की ही विशेषज्ञ हूँ और पिछले करीब 38 सालों से मैं कहूँगी कि ये जर्नी शुरू हुई। और जब हम लोग पीडियाट्रिशन्स बने हैं तब तक देश में चाइल्ड राइट्स बॉडी ही नहीं थी। आई मीन वो बहुत बाद में NCPCR और SCPCRs का गठन हुआ है। तो हमारी जो पीडियाट्रिशियन बॉडीज़ हैं उसमें भी हमारे चैप्टर्स होते हैं एंड हम स्पेशलाइजेशंस करते हैं, जैसे एडोलेसेंट हेल्थ, डेवलपमेंटल हेल्थ, चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज़ के भी होते हैं। सो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इन चैप्टर्स में ज़्यादा रहा। सो मैं कह सकती हूँ कि वहीं से ये जर्नी की शुरुआत हुई। ओके। आपने 2022 में पदभार अपना संभाला एज द अध्यक्ष। उसके बाद से लेकर अब तक कितने चेंजेस आपने देखे हैं? जिस स्टेट में आपको कमीशन की जिम्मेदारी मिली उस वक्त इस प्रदेश में चाइल्ड राइट्स को लेकर जो कंडीशन थी और अब कितना डिफरेंस मानती हैं आप? देखिए, उस हिसाब से तो मैं अपने आप को एक फेलियर मानूंगी क्योंकि जितनी घटनाएं पिछले 3-4 महीनों में दुष्कर्म की और एब्यूज़ की सामने आ रही हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली, मतलब जिसे कहना चाहिए कि वो खौफनाक है। मैं कल ही लौटी हूँ उधम सिंह नगर और नैनीताल के दौरे से, जहाँ करीब करीब 20 दिनों में 15 से ज़्यादा घटनाएं जिसमें छोटी बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं। 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, कहीं शिक्षक है इन्वॉल्व, कहीं सहपाठी है इन्वॉल्व, कहीं कोई नमाज पढ़ाने वाले मदरसे के संचालक हैं और कहीं पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सबके दिलों दिमाग में कोई शैतान काम कर रहा है। तो उस तरह से आई सी अ चेंज विद इन दीज 2 years कि 2 साल में ही। एक कारण ये भी है कि लोग खुल के बोलने लगे हैं, पॉक्सो के त्वरित मामले सेटल हो रहे हैं, कॉम्पनसेशन बट रहा है और उस सब का जब चर्चा हो रहा है तो माँओं में, लड़कियों में, बच्चों में उसकी हिम्मत आ रही है। पिछले हफ्ते एक लड़के ने हमें अप्रोच करा, वो कहीं से भाग के आया और उसका क्लेम एक आश्रम के संचालक के विरुद्ध था और उसने हिम्मत करी, वहाँ से भाग के हमें कांटेक्ट किया और उसको हमने रेस्क्यू किया। और जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन करी थी वो अरेस्ट हो गए हैं पॉक्सो के। सो माइट बी जब वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो बच्चों में वो हिम्मत भी आ रही है या अभिभावकों में वो हिम्मत भी आ रही है, तो इंक्रीज रिपोर्टिंग है। एक और जो चेंज पॉजिटिव की तरफ मैं और कहूँगी वो है कि लोगों को जानकारी मिल रही है। हम लोग जगह जगह जाके हर डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप कर रहे हैं। जैसे परसों भी हमने नैनीताल के अधिकारियों के साथ बातचीत तो करी, DMSSP के साथ, लेकिन सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों के साथ कल हमने रुद्रपुर में करी। 1.5 महीना पहले हम धारचूला तक में वर्कशॉप करके आए हैं, जहाँ पे हम आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षक, इस तरह के सभी जो हमारे बच्चों के साथ काम करने वाले लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं CWC के बारे में, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में, अपने बारे में, स्टेट कमीशन के बारे में। स्कूलों से मैं कहूँगी बहुत राहत है अभिभावकों को और बच्चों को, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स। मतलब अभी तो मैं अगर इन द लाइटर वेन कहूँ तो कई बार सिर्फ अभिभावक का ये बताने पे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कमीशन में रिपोर्ट करूँगा तो ही मसला सॉल्व हुए जा रहा है।
पहले हम लोग को कई हियरिंग्स करनी पड़ती थी और स्कूल्स को ये समझाने में कि आप बच्चे का टीसी नहीं रोक सकते हैं या आप बच्चे को एडमिशन कार्ड देने से डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। यहाँ तक कि एक बार 2 साल पहले आई थिंक जब मैं आई थी तो 82 चिल्ड्रन एक विद्यालय में थे जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। ज़्यादातर बाहर के प्रदेशों से आए थे। उन्हें क्या भी कहकर यहाँ लाया गया था, कुछ हसीन सपने दिखाकर। एंड जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया सीबीएसई में बैठने का 12वीं का, तो दे रियलाइज कि उनका तो एडमिट कार्ड ही नहीं है। और फिर हमने सीबीएसई अथॉरिटीज़ एंड विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ नियम से परे होना था, तो हाई कोर्ट ने उन बच्चों का मदद करी अपने ऑर्डर के द्वारा। एंड उसमें से ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम दे पाए और फिर बहुत सख्त कार्रवाई उन संचालकों के विरुद्ध हो पाई जिन्होंने बच्चों को इस दोराहे पे लाकर छोड़ दिया था। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपने हाल फिलहाल मीटिंग में जो तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, आपने कहा एक मदरसों की सूची मिलनी चाहिए। आपने मदरसों की सूची मांगी है जो इस जनपद में संचालित हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा है मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो क्या वो ओवरऑल रिकॉर्ड दिखाया जाएगा? क्योंकि आप आजकल जानते हैं एक नैरेटिव जो सेट हो गया है मदरसों या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, तो एक मैसेज जाता है कि नहीं ओनली दीज आर द पीपल जिनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक एट टाइम्स एक सेक्शन ऑफ न्यूज़ को हाईलाइट कर दिया जाता है, बट उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारा नरेटिव किसी कम्युनिटी विशेष की तरफ है। हाँ, उस कम्युनिटी विशेष के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब मदरसे के शोषण की बात हमने हाईलाइट करी तो उन्होंने उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश करी कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो एक धर्म विशेष या एक विशेष समुदाय के हैं। लेकिन बच्चा कहीं भी हो वो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर धर्म विशेष के बच्चों पे अत्याचार हो रहा है तो हम सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहेंगे कि कहीं वो आहत ना हो जाएं या वो इस तरह का नरेटिव बिल्डअप कर देंगे। उन्होंने कोशिश करी बट आई थिंक दे हैव फेल्ड। कल हमें जैसे बच्चों के घरों में भी हम गए मिलने के लिए जो पीड़ित परिवार थे, एंड आई थिंक अथॉरिटीज़ ने जो करा उसमें से हम जिस बच्ची से मिले, बच्ची के परिवार से, बच्ची से तो हम नहीं मिले क्योंकि उनका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, वो भी एक मुस्लिम परिवार था और वो इतने प्रसन्न थे और इतनी प्रशंसा कर रहे थे शासन की, प्रशासनिक कार्रवाई की, पुलिस एक्शन की, आयोग के सपोर्ट की। आई विश आई कुड शो यू दोज क्लिप्स कि वो क्या उनकी वो थी। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि हमें धर्म के कुछ विशेष अधिकार वाले लोगों ने चुप रहने के लिए बोला है। वो हम पे दबाव बना रहे थे कि तुम्हें कौम से निष्कासित कर दिया जाएगा या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक जो ये रुद्रपुर की घटना हुई है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने एक माँ के नाते ये फैसला करा कि जो मेरी बच्ची के साथ हो सकता था, अभी तो खाली वो वीडियोज़ ही दिखा रहे थे ना, वो कल को किसी और बच्ची के साथ ना हो और हमारे कौम में भी जागृति आए कि हमें आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं कर लेना है। उन लोगों ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली है। और आपने अभी कहा धर्म विशेष, लेकिन मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते लक्ष्मण झूला वाले एरिया की जो केस है वो एक आश्रम के खिलाफ है, जहाँ पे बच्चे का ये कहना था, वो नहीं गया घर क्योंकि हमें फर्स्ट डे ही पता चल गया था कि बच्चा यूपी का रहने वाला है और हम यूपी पुलिस के साथ में उसको घर भेज सकते थे, बट ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा नहीं, अगर मैं घर गया तो क्योंकि मेरे माता पिता अनन्य भक्त हैं वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो हमने पहले पुलिस की कार्रवाई पूरी करी, उसका मेडिकल सैंपल एवरीथिंग, जब सब कुछ काउंसलिंग हो गया तब मजिस्ट्रियल बयानों के बाद उसे यूपी CWC को हैंड ओवर किया गया, यूपी पुलिस की प्रेजेंस में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो ISBT की घटना है वहाँ पे पीड़िता उस समुदाय की थी, विशेष समुदाय की,
जो परपेचुएटर्स ऑफ क्राइम है वो पांचों लोग दूसरी कम्युनिटी के हैं। तो आपको क्या आपने अगर न्यूज़ देखी हो, यहाँ सब जानते हैं, वो पिक्चर हमने दिखाई नहीं बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन कल को लग सकता था कि शायद फोटोशूट है। बट व्हेन आई वाज होल्डिंग द गर्ल्स हैंड, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उससे बात करी, और वो जो 24 घंटे में उसको हमारे उस संप्रेक्षण गृह में जो प्यार और वो दैट कंफर्ट जो मिला था, वो शायद उसे घर में भी कभी नसीब नहीं हुआ था। और उसने मुझे इस तरह से हग करा कि उतनी आत्मीयता की जो आलिंगन है, मुझे नहीं याद कि किसी बच्चे ने मुझे दिया हो। और ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो बच्ची विशेष समुदाय थी तो हमने उसके जस्टिस के लिए काम नहीं करा, या ये लोग दूसरे समुदाय थे तो इनको छोड़ दिया गया। आपको मालूम है ISBT के परपेचुएटर्स पे कितना सख्त धाराएं लगी हैं। बिल्कुल। जब आप बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग का भी बहुत मेजर रोल होता है। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग किस तरीके से हो रही है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ओपन हो गई, पेरेंटिंग काफ़ी ओपन हो गई है, आपको बोलना सिखाया जाता है। आप हाल में सुद्धोवाला जेल भी गई थी, जो महिला कैदी हैं, जो उनके बच्चे हैं साथ में रह रहे हैं, उसका कितना असर आप मानती हैं बच्चों पर पड़ता है? जो बच्चे अपनी माँ के साथ जेल में रह रहे हैं, उनका अपब्रिंगिंग वैसी हो जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है? तो पहला आपने पूछा पेरेंटिंग का रोल, तो जेल से हट के बात कर रही हूँ। नॉर्मल समाज में भी सारा रोल, बहुत सारा रोल, अगर सारा नहीं तो अधिकतर रोल पेरेंटिंग का है। माता पिता और अभिभावक, बच्चा वो नहीं करता जो उसको करने के लिए सिखाया जाता है या कहा जाता है। बच्चा वो करता है जो वो देखता है। आई नो, बच्चे इम्बाइब करते हैं, अपने वातावरण को सोखते हैं और उसी के अनुरूप वो भी एक्शन करते हैं। बहुत सारा रोल है खत्म होते हुए माता पिता और बच्चों के बीच के संवाद में। छोटेपन से ही बच्चे की उठना, उसको कैसे बोलना है, किसका आदर सम्मान कैसे करना है, रिश्तों की क्या गरिमा है, वो हम सिखाना ही भूल रहे हैं। माता पिता अपने काम में या अपने मोबाइल में मस्त हैं और बच्चे को हम टैबलेट देके या टीवी पे कार्टून पिक्चर लगा के उसका मनोरंजन कर रहे हैं। तो वो जो समय दादा दादी की कहानियों में, वो बुआ मौसी के संस्मरणों में और माता पिता के जो एक आत्मीयता के साथ बातचीत होती थी, वो जब फैमिली सिस्टम से गायब हो रहा है तो तभी बच्चा एक अवसाद, अकेलापन, लॉस्ट है। फिर वो कहाँ ढूंढ रहा है फ्रेंडशिप? फेसबुक में, इंस्टा के फॉलोअर्स में वो अपना जीवन का आईना उसको वहाँ दिख रहा है। और वो दोस्त कौन है, कहाँ है, सही है कि गलत है, फेक आइडेंटिटी है कि रियल आइडेंटिटी है, वो आपके बच्चे को कैसे चाबी घुमा रहा है हमें मालूम ही नहीं। हम जब बच्चे थे, आप जब छोटे थे, तो हमारी दोस्त और सहेली कौन है शिक्षक को भी पता होता था। ज़्यादातर या तो मोहल्ले के आसपास के लोग होते थे या विद्यालय के। तो किसके साथ हम उठते बैठते हैं, कितना जाते आते हैं, क्या करते हैं, मालूम होता था। अगर कभी देर हो जाए तो माँ क्या करती थी, दोस्त के घर पे ही, कि आपके घर पे तो नहीं रुक गई, स्कूल से इकट्ठे निकले थे, वो नहीं अभी घर पहुंची, कहाँ रह गई। राइट, हम ऐसे ही तो, हालांकि मोबाइल नहीं होते थे, फिर भी आपस में ही तो एक दूसरे का ध्यान रख लेते थे। अड़ोसी पड़ोसी नजर रखते थे, अगर माँ घर में नहीं है तो पड़ोसियों को ये अधिकार होता था स्वतः ही कि वो बच्चे पे नजर रखे। लेकिन आज की डेट में हम बच्चे को क्या कह रहे हैं, अगर पड़ोस का कुछ बता भी रहे, तुम्हें क्या, या बच्चा कह रहा है अंकल आपको क्या, तो वो कहता है फिर मुझे क्या। तो एक अनसीन CCTV कैमरास थे हमारे मोहल्ले में, घरों में। माँ नहीं भी है, पिताजी घर से बाहर गए हैं, तो भी वो CCTV कैमरा था, चल रहा था ना। अभी क्या है, सब अपने अपने दायरे में सिमट गए हैं। सामाजिक परिवेश में हम सब बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो वाला भाव लुप्त हो रहा है। और वो कहाँ से आता है? पेरेंट जब कहता है
तेरी टीचर, अरे मैं उसको देख लूंगा। पड़ोस वाले अंकल ने कहा वो कौन होते हैं, ये आंटी तो हैं ही बेकार, और तू दादी की बात ना सुनना, अरे ये बुआ आ गई मुसीबत हो गई। तो क्या है, बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। पहले चाहे मन से कहते थे चाहे डर से कहते थे, वो जो रिश्तों का बंधन था, वो जो एक संवाद जॉइंट फैमिली में माँ से नहीं कह पाए तो मौसी से कह दिया, बुआ के साथ रात को सोए, उसको दिल की बात बता दी। तो बहुत परिवार पेरेंटिंग का ही ज़्यादातर अधिकतर रोल है। मैं अपनी हर जहाँ भी संवाद मेरे को संभव होता है, मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों से संवाद करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसका, इसी दौरे का, जो रुद्रपुर में किस्सा हुआ, ये मदरसे वाला। तो वो कैसे खुला, वो बच्चियां बहुत समय से जा रही थी। एक पढ़ी लिखी लेडी ने, जो कि डायरेक्टली उन बच्चों की साथ नहीं है, पड़ोस की रहने वाली है, उसे पता चला कि वो छोटी बच्ची को इग्नोर करता है और बड़ी बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं और अपने पास कमरे में बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि भाभी, माँ से कहा कि ऐसा संभव नहीं, जिसको प्यार होता है बच्चों से या बच्चियों से, वो हमेशा छोटी बच्ची को तो और अधिक स्नेह देना चाहिए। इस पढ़ी लिखी बच्ची ने, जो शादी करके दूसरे शहर से आई है, उसने अपनी उन सहेलियों, बड़ी सहेलियों से कहा कि आपको अपनी बच्चियों से बात करनी चाहिए कि कहीं कुछ, मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो क्या करते थे, छोटी बच्ची एक थी, अब छोटे बच्चे से डर रहता है ना कि वो जाके कुछ बोल देगा, तो वो छोटे बच्चे को हमेशा दुत्कारते थे। तो उसका भाई कहता था कि इसको मत भेजा करो आप तालीम के लिए, वो खुश नहीं होते, इससे ना गुस्सा हो जाते। तो उस बात से उस लड़की ने क्लू लिया और एक महिला की सजगता ने बहुत कुछ होने से रोक लिया। तो सजग परिवार, सजग समाज एंड एक वो जो हमारी इंडियन पेरेंटिंग थी, भारतीय पेरेंटिंग, बच्चों के दोस्त नहीं बनना है। खाली दोस्त बन जाएंगे तो फिर तो दोस्त की अक्ल और हमारी अक्ल में, मतलब पेरेंट की अक्ल में फर्क होता है। पर दोस्ताना बनना है, यस, हमारा व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए कि बच्चा खुल के बात कर सके। तो जेल में मैं आपको बताऊं, मेरा इतना, जब हम गए थे तो इसी कंसर्न से गए थे कि क्या छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे माहौल अच्छा है, सुंदर है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा इतना मन प्रसन्न था उसे, बच्चों को बहुत ही इंक्लूसिव और सुंदर वातावरण दिया जा रहा है। और सिर्फ 6 वर्ष तक ही वो वहाँ हैं, लेकिन उनके लिए जो क्लासरूम है, गेम्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हो रही हैं, वो सब बहुत सुंदर है। और अगर माँ उनसे सुंदर बातें करेगी या उनके अपना दर्द या अपनी परेशानी की वजह से उनको कोई एंटी काउंसलिंग नहीं करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों पे कोई बहुत विशेष गलत उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर माँ कंटिन्यूज टू बी इन जेल, तो वो जब समाज में वापस जाएगा, तब वहाँ पे अभिभावक उसका कितना सुंदर और कितना उसको इस उससे कि ये उस माँ का बच्चा है, या उसके लिए जो एक प्रीजुडिस रहेगा समाज का, वो उसको कहाँ तक प्रभावित कर सकता है, वो एक अलग सवाल है। पर क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे हैं, खेल कूद, पढ़ाई और उनका खान पान सब बहुत सुंदर है। लगातार सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना। शिक्षा की जहां तक हम बात करते हैं, पेरेंटिंग अपनी जगह है, बट जब स्कूल में शिक्षा में दी जाती है, तो हमें याद है एक बार सेगमेंट आया था सेक्स एजुकेशन को लेकर कि आप एक सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो इनकलकेट करेंगे बच्चों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। क्या ये रीज़न आप मानते हैं कि जो आजकल छोटी छोटी उम्र में बच्चे, नाबालिग उम्र में अपने साथी के साथ एक ऐसा काम कर जाते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता है? आई बिलीव आई डोंट थिंक सो। सेक्स एजुकेशन हम जिस उम्र, जैसे अभी वो जो सितारगंज का केस था, उसमें जो यंगेस्ट है वो खुद ही अभी 6 वर्ष प्लस है,
तो ऐसे बच्चे को हम सेक्स एजुकेशन एज सच क्या देंगे? हमें तो उन्हें वो जो सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट मटेरियल को एक्सपोज हो रहे हैं, वो जो मीडिया में गलत जो नहीं दिखना चाहिए उस उम्र में वो दिख रहा है उन्हें, हमें वहाँ उनको बचाना है। लेकिन एक सर्टन किशोर अवस्था में हमने एक प्लान बना के दिया है। सो पहले एक प्रोग्राम होता था भारत सरकार का, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, तो उसमें से वो सेक्सुअल वर्ड को भी हटा दिया गया, लोगों की सेंसिटिविटी, और अब उस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। तो वो भी इसी तरह से डिज़ाइंड है जहां हम बच्चे को उसकी शारीरिक संरचना के बारे में, चाहे वो चेहरे के पिंपल्स हो और चाहे वो बढ़ती हुई हाइट या रंग का बदलाव या मुहासे हो, उस तरह के प्रॉब्लम्स भी बच्चे को कभी कभी बहुत मानसिक रूप से ना परेशान कर देती हैं, या उसके यौन विकास को लेके हों, बढ़ता हुआ ऑपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन होता है लिंग के प्रति हमारा, लड़के का लड़की, ये चीज़ जो बहुत स्वाभाविक है, मानसिक उलझने जो एक किशोर के मन में रहती हैं इन सब को लेके, उन सब को एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम है। आपने हाल फिलहाल में ये भी कहा था कि जो प्रधानाचार्य हैं, संचालक हैं, शिक्षक हैं, उनका आचरण इस तरीके से नहीं है कि वो संस्था को संचालित करें, तो ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किस पैरामीटर पर कार्रवाई होती है और अब तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं कर सकते हम, लेकिन आपको जिस मैंने बच्चों का हवाला दिया था, अब वो बिहार का कोई माफिया टाइप का जिन्होंने यहाँ पर एक ज़मीन खरीद ली कभी, और उसमें स्कूल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का हो गया, उसके बाद उन्हें स्कूल चलाने की अनुमति ले लेते हैं। तो ऐसे घटनाओं को देखते हुए मेरा कहना था कि संचालक अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। प्रिंसिपल अगर नौकरी कर रहा है तो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। तो जानकारी तो लीजिए कि आप छात्रावास में बच्चे को भेज रहे हैं, जो संचालक है वो बिहार का एक सजा पाया हुआ या भगौड़ा है। अब उसके बारे में किसी ने पता नहीं करा, क्योंकि सोसाइटी बन जाती है, सोसाइटी बाद में स्कूल के लिए अप्लाई करती है, वो कागज़ पूरे करने होते हैं, वो कागज़ पूरे कर देती है, तो उन्हें स्कूल चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। सरकार से ये संतुति करी थी कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि विद्यालय चलाने की, या खाली विद्यालय नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, या जहाँ से ना दिव्यांग के नाम पे बहुत होता है। पिछले साल आपने सुना होगा ना कि हल्द्वानी के एक जहाँ पे दिव्यांगों को हम सपोर्ट दे रहे हैं, उस नेत्रहीन बच्ची के साथ वहाँ के संचालक बहुत लंबे समय से दुष्कर्म कर रहे थे। तो ऐसा कोई भी स्थान जहाँ बच्चों ने संगठित रूप से रहना है, वहाँ के लोगों की पहले पूरी, जैसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन होती है ना पासपोर्ट देने से पहले, ऐसे होना चाहिए वेरिफिकेशन कि क्या वो इस लायक है कि वो विद्यालय शिक्षा के मंदिर का संचालन कर सके, और वो उसे शिक्षा के नाम पे जो व्यवसाय हो रहा है उसका हिस्सा ना बने। सरकार 7,000 ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी, उनका आगे फ्यूचर बिल्डिंग में। लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बात करें, जो आंकड़ा आपने 7,000 का दिया, ये मैच नहीं कर रहा है शिक्षा विभाग के पास जो आंकड़ा है उससे। तो फिर कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि कितने बच्चे हैं? जब आप 7,000 कह रही हैं, शिक्षा विभाग कह रहा नहीं हमारे पास तो उतने आंकड़े नहीं, उतने बच्चे नहीं। दिव्यांग बच्चों, बिकॉज वो बच्चे जिन स्कूल्स में जा रहे हैं, जिन केयर होम्स में कर रहे हैं, वहाँ से उस तरह का डेटा नहीं आया होगा। यानी कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, भी 500 बच्चे हैं, लेकिन अगर हम डेटा में ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें से किन्तों की नज़र कमज़ोर है, या किनको चलने में परेशानी है, या किसको सुनाई देने में परेशानी है, तो वो दिव्यांगता को अगर हम डेटा में आइडेंटिफाई करके नहीं कर रहे हैं, सेक्शनलाइज कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन आयोग की अध्यक्ष होने के नाते हमारा मानना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही आंसर है दिव्यांग के लिए भी। देखिए बहुत ज़्यादा
कंप्लीटली नेत्रहीन है तो वो NIVH में पढ़ रहा है। यहाँ अभी हमने एक बहुत सुंदर जगह गए थे हरिद्वार में, जो कि 1968 से नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। एक स्वामी जी का मठ दे रहा है, तो जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनके लिए फिर बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं नेत्रहीनता के चलते। बट बेस्ट वुड बी इंक्लूसिव एजुकेशन। जाते जाते हम चाहेंगे कोई मैसेज या जो आप लोगों को देना चाहती हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को, और सरकार द्वारा इसके लिए क्या किया जाएगा जो बढ़ता क्राइम है उसको रोकने के लिए? देखिए, सरकार की जहाँ तक मैं बात करूँगी, अभी तक के मेरे अपने काल में मुझे पुलिस का सपोर्ट एक्शन मोर देन सेटिस्फैक्ट्री लगा है। हर कोई भी केस छानबीन हो, उसको पकड़ना है, अभियुक्त को सज़ा मतलब केस फ्रेम करना है। जो प्रशासनिक और सरकार की तरफ से 1098 बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है। सभी जगह खुला आश्रय गृह भी हैं। CWC में क्या से मेरे कमीशन में बिल्कुल सभी पद भरे हुए हैं, लेकिन कुछ और अभी चेतना, पब्लिसिटी, अवेयरनेस इन एजेंसीज़ के बारे में शायद हम प्रशासनिक प्रक्रिया से उम्मीद कर सकते हैं कि और उसको बेहतर करें। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट, संदेश कहिए, वो समाज से, अभिभावकों से रहता है कि आप अपने बच्चे से बातचीत करिए। आज का ये जो कार्यक्रम था वो एक चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा था। आगे भी ये श्रृंखला जारी रखेंगे। आगे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए डॉक्टर गीता खन्ना हमारे साथ आगे भी मौजूद रहेंगी। डॉक्टर गीता खन्ना उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।